Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra, came up with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम हार्मोन्स के एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पिट्यूटरी हार्मोन्स। गाइज ये टॉपिक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आएंगे। ओके, सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो लेट्स बिगिन गाइज। सो गाइज अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, उससे पहले ये आप डायग्राम को समझिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पार्ट है हाइपोथैलेमस का, ये पूरा पार्ट है पिट्यूटरी का। ओके, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ये पार्ट है। ओके, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। ओके, इसको नीरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में जो पार्ट है उसको पार्ट्स इंटरमीडिया बोलते हैं, जिसको इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं। ओके, ये जो हाइपोथैलेमस है और ये जो पिट्यूटरी है, ये दोनों किससे कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं हाइपोफाइशियल स्टाल्क से। ओके गाइज, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था, उसके हार्मोन्स के बारे में बताया था। मैं एक बार और बता देता हूँ कि हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन रिलीज करता है वो एक रिलीजिंग की तरह होता है, वो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वहीं जो पिट्यूटरी होता है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे आप मूवी में जानते हैं, फिल्मों में, कि प्रोड्यूसर होता है वो पैसा लगाता है मूवीज़ के लिए। ओके, और जो डायरेक्टर होता है वो मूवी बनाता है। ओके, तो आप हाइपोथैलेमस को एक प्रोड्यूसर की तरह समझिए। ओके, जो रिलीजिंग प्रोसेस चालू करेगा। ओके, वहीं जो पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेटिंग प्रोसेस चालू करेगा। ओके, तो हाइपोथैलेमस एक प्रोड्यूसर का रोल प्ले करेगा और जो पिट्यूटरी है वो एक डायरेक्टर का रोल प्ले करेगा। अगर हम इसको फिल्मों के कंपैरिजन में एक जस्ट एक मैं तरीका बताया हूँ आप इजीली समझने के लिए। ओके, अब आते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी है या उसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, वो एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, एंडोक्राइन ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए कैरी ऑन होगा। ओके, और इसके अंदर ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस या जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसके जो हार्मोन्स है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, इसमें पहला नाम आता है ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन ग्रुप। ओके, दूसरा आता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, तीसरा आता है POMC विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन पेप्टाइड। ओके, तो ये 3 ग्रुप में के हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है। अब इनके जो पहला ग्रुप है, ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स में आते हैं। ओके, इसके अंदर मेनली जैसे मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन आते हैं अलॉन्ग विथ कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाजेंटल लैक्टोजेन। ओके, ये सभी प्रोटीन हार्मोन्स हैं। ओके गाइज, ये तीनों को एक ही कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज पाई गई हैं। ओके, भले ही इनके फंक्शन थोड़े अलग हों बट स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज सेम होती हैं। आइए अब हम ग्रोथ हार्मोन्स को समझते हैं। ओके, उससे पहले हम ये डायग्राम को समझते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, वहीं जो पिट्यूटरी होता है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ग्रोथ कंडीशन में, ग्रोथ हार्मोन के कंडीशन में देखिए रिलीजिंग हार्मोन भी होता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है। ओके, रिलीजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन और इनहिबिटिंग हार्मोन को हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे उसके बारे में, फिर भी हम ये डायग्राम कैसे समझते हैं। ओके, जब ये दोनों रिलीजिंग हार्मोन जब इस पर एक्ट होंगे पिट्यूटरी पर, तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो एक पर्टिकुलर जो टारगेट सेल है उसके पर एक्ट होगा और लेटर ऑन वो अपने बायोकेमिकल रिएक्शन कैरी ऑन करेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसको कौन प्रोड्यूस करेगा। ओके गाइस, देखिए सिंपल सा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर जो एसिडोफिलिक सेल है जिसको हम एक और नाम बोलते हैं सोमैटोट्रॉफ। ओके, ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो रेगुलेशन है, जो रिलीज का रेगुलेशन है, वो सिंपल 2 हाइपोथैलेमिक फैक्टर की वजह से रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग। ओके, स्टिमुलेटिंग को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन, इनहिबिटिंग को बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, ये हार्मोन है ना फीडबैक मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिलीज करवाते हैं या कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, वो है स्लीप, स्ट्रेस, एक्सरसाइज और फूड इनटेक। ओके, ये सब फैक्टर है, इनके थ्रू ये रिलीज और इनहिबिट होता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, अब आते हैं इनके कुछ बायोकेमिकल फंक्शन से। ओके, समझते हैं बायोकेमिकल फंक्शन।
देखिए ऑफ कोर्स ये ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ का इफेक्ट होगा ही, ऑफ कोर्स ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, और मेनली ये जो ग्रोथ फैक्टर है वो मेनली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल करेगा। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स के, और जिसको हम बोलते हैं सोमैटोमेडिन सी। ओके, जो लीवर प्रोड्यूस करेगा। ओके, दूसरा आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट होगा। ऑफकोर्स इसका एनाबॉलिक इफेक्ट होगा, मतलब कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, सिंथेसिस में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मतलब सिंपल सा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो अकर होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस अकर होगा। ओके, और जिससे बॉडी का वेट बढ़ेगा, ऑफकोर्स नेचुरल है वो। तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट होगा। गाइज ये एंटागोनिस्ट होता है इंसुलिन के, मतलब कि अपोजिट। जैसे इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन का फंक्शन होता है ग्लूकोज को सेल में ले जाने का, तो अब ये अपोजिट फंक्शन करेगा, मतलब कि ग्लूकोज को सेल में नहीं रखेगा, मतलब ब्लड में रखेगा। ओके, तो इससे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जनरेट होगी। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट से नहीं बढ़ेगा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट जैसे फैट और प्रोटीन से बनेगा ग्लूकोज। ओके, उसके लेवल को बढ़ा देगा। उसके बाद आते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स ये लिपोलाइसिस का रोल प्ले करेगा एडिपोज टिश्यू में, मतलब लिपोलाइसिस मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन में। लिपिड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये फैटी एसिड कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा, जिससे कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ओके, अब आते हैं जो पांचवा फंक्शन है वो मिनरल मेटाबॉलिज्म का है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि बोन मिनरलाइजेशन में क्या रोल प्ले करेंगे। ओके, कि जो बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें बोन्स का मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओके, कई जो मैंने पांचों फंक्शंस बताया था वो एक ही में समराइज करके इसमें दिया है। ओके, जैसे कि पहला होता है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, इंक्रीज अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प मिलेगी। ओके, और इसमें जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी बढ़ेगा लीवर में। ओके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा, तो ऑफकोर्स ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, तो ऑफकोर्स वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ओके, और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी। ओके, अब आते हैं उसके बाद इसमें जो फैटी एसिड है, जैसे मैंने बताया था लिपोलाइसिस भी होगा, लिपिड ब्रेकडाउन होगा तो लिपिड का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, तो लिपिड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और वो ब्लड में जाएगा, जिससे कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होगी। ओके, कीटोजेनेसिस होगा। आइए अब हम इसके एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑफकोर्स डॉफिज्म होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में हाइट कम हो जाएगी इनकी। ओके, वहीं ओवर प्रोडक्शन हो गया तो क्या होगा, चिल्ड्रंस में गैगेंटिज्म होगा। ओके, हाइट एकदम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और अडल्ट्स में एक्रोमेगैली होगा, मतलब वो जो लिम्स होते हैं उनके साइज बढ़ जाती हैं। ओके गाइज, जो भी ओवर प्रोडक्शन होगा ग्रोथ हार्मोन्स का, इसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि इसमें जो एसिडोफिल्स हैं, जो ये एसिडोफिल सेल पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में, इसका ट्यूमर हो जाना। ओके, तो इसी के कारण जो ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब आते हैं इसके प्रोलैक्टिन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके कुछ तीन नाम अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। पहला आता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, दूसरा आता है ल्यूट्रोपिक हार्मोन। ओके, और तीसरा आता है मेमोट्रोपिन और ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन। ओके, ये तीन अलग अलग नाम है, सेम इसका मतलब यही होता है, प्रोलैक्टिन के बारे में ही बताया गया है। ओके गाइस, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है इसको, क्योंकि इसमें ने बहुत तो कंफ्यूज है कि डोपामिन क्या कर रहा है इसमें या थायरोट्रोपिन क्या कर रहा है। गाइस, जब हाइपोथैलेमस कोई भी हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग, तो इसका ऑफकोर्स इसका फीडबैक मैकेनिज्म पर फंक्शन करता है। ओके, एक्ट करता है। तो ये डोपामिन का काम होता है, ये इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। ओके, ये क्या करता है, जो प्रोलैक्टिन होता है उसको इनहिबिट करवाने में हेल्प करता है। ओके, तो ये नेगेटिव का मतलब इनहिबिटरी होता है। ओके, और वहीं जो थायरोट्रोपिन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करवाता है पिट्यूटरी को, ताकि प्रोलैक्टिन रिलीज हो। ओके, तो ऑफकोर्स ये इनहिबिटरी रोल प्ले करेगा, ये स्टिमुलेटरी रोल प्ले करेगा, और ये प्रोलैक्टिन जो टारगेट ऑर्गन है उस पर एक्ट करेगा। ओके, और ऑफ कोर्स ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन करेगा। इसके कुछ बायोकेमिकल फंक्शन है जो बहुत जरूरी है समझना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो ये लैक्टेशनल प्रोसेस है मैमल्स में, उसको इनिशिएट और मेंटेन करता है। ओके, मिल्क प्रोडक्शन को। ओके, अलॉन्ग विथ इसका जो रोल होता है कार्बोहाइड्रेट या लिपिड मेटाबॉलिज्म में, मतलब कि जो एंजाइम जो इसके लिपिड या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं उनके लेवल को बढ़ा देना। ओके, और लिपिड बायोसिंथेसिस में भी इसका रोल प्ले होता है। ओके, और जो लैक्टोज प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा मेमरी ग्लैंड में। इसका रोल कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, जिससे जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके गाइस, अब हम जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उसके दूसरे कैटेगरी में आते हैं, जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। ओके,
इसमें 4 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जो जिनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ओके, और जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ओके, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं बट फंक्शनल डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है इसमें, ओके। इसमें जो जैसे मैंने बताया था 4 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन एंड ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोफिन, ये जो तीनों हार्मोन है ये गोनेडोट्रोफिन्स हैं, ओके। वाई वी कॉल देम एज गोनेडोट्रोपिन्स, ओके। इसका मतलब इसलिए हम इसे इसलिए बुलाते हैं गोनेडोट्रोफिन्स क्योंकि ये हार्मोन गोनेड्स पर एक्ट होते हैं, मीन्स टेस्टिस और ओवरीज पर एक्ट होते हैं, इसीलिए हम इसको गोनेडोट्रोफिन्स बुलाते हैं, ओके। और ये जो पहला हार्मोन्स है ये गोनेडोट्रोफिन नहीं है, ओके। अब आते हैं पहले जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ओके। इसको समझने से पहले एज यूजुअल मैं डायग्राम के थ्रू जानना चाहूँगा, ओके। जैसे मैंने बताया था भाई बेसिक प्रिंसिपल, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, वहीं पिट्यूटरी ऑफ कोर्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। देख सकते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस, सिमिलरली जो एक्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर और वो प्रोड्यूस करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर, और लेटर ऑन ये प्रोड्यूस करेगा T3 T4 मीन्स ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, ओके। ये फंक्शन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म पर, ओके। गाइज ये जो मैकेनिज्म है इसको मैं जब थायराइड हार्मोन है उसको थायराइड हार्मोन में मैं उसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट फिर भी मैं अभी एक बार सिंपल सा बता दूं कि जब भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर तो उसका काम क्या होगा, वो क्या करेगा, जो ब्लड में आयोडाइड रहेगा उसको ले लेगा, ओके। ब्लड से आयोडाइड खींच लेगा, ओके। वो आयोडाइड इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उसको कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में, ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, ओके। लेटर ऑन जो थायरोग्लोबिन है उसका प्रोटीलाइसिस होने लगता है, ओके, जिससे T3 T4 जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, ओके। T3 T4 एज यूजुअल ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, ओके। इसका फंक्शन यही होता है कि ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, ओके। अब आते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। ऑफ कोर्स इसके 3 हार्मोन्स हैं, जैसे मैंने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोफिन्स, ओके। ये तीनों हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ओके। इसका बायोकेमिकल फंक्शन देखते हैं एक एक करके। पहला आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। फीमेल्स में इसका क्या रोल होता है, फीमेल्स में ऑफकोर्स ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो वेट होता है ओवरीज का वो बढ़ने लगता है, अलॉन्ग विथ जो एस्ट्रोजन है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। वहीं जो मेल्स में इसका क्या इफेक्ट होगा, ऑफकोर्स टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ओके, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस रेगुलेट होता है और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। तो ये कुछ फंक्शन रहे मेल में और फीमेल में, ओके। अब आते हैं जो बायोकेमिकल फंक्शन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के क्या होते हैं। फीमेल्स में ऑफकोर्स ये प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स। वहीं जो मेल्स में इसका काम होगा टेस्टोस्टेरोन को जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ा देना फ्रॉम लेडिक सेल्स का, ओके। ये जो LH FSH है ये कलेक्टिवली दोनों मिला के ये जो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसके डेवलपमेंट और उसके मेंटेनेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ओके। तो ये फंक्शन रहे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के। अब आते हैं ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोफिन के बारे में समझते हैं, इसके बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में। प्लासेंटा में सेल होता है, इसका नाम होता है सेंशियो ट्रोपोप्लास्ट सेल, ओके। ये प्रोड्यूस करता है SCG लेवल, ओके। ये SCG का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की तरह, ओके। जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा और जो यूरिन में इसका लेवल बढ़ जाए इसका मतलब ये होता है कि जो ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, उसका इम्प्लांटेशन हो चुका है, ओके। इम्प्लांटेशन के बाद ही इसका लेवल बढ़ता है ब्लड में और यूरिन में, ओके। अगर आपको यूरिन में SCG का लेवल दिखने लगे या ज़्यादा दिखे तो इसका अर्ली डिटेक्शन माना जाता है प्रेगनेंसी का। मतलब कि वो जो लेडी है, वो जो वुमन है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना शुरू हो गए हैं, ओके। वो मिस कर दी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनिशिएशन प्रोसेस में आ गए हैं प्रेगनेंसी के, ओके। अब आते हैं इसके तीसरे ग्रुप में, जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है उसके तीसरे ग्रुप में आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं POMC, पेप्टाइड फैमिली। POMC का मतलब होता है प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन, ओके। ये इंपॉर्टेंट पेप्टाइड फैमिली है जो समझना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, जो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये कौन से हार्मोन्स हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। इसमें बेसिकली 3 हार्मोन आते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ओके। दूसरा आता है लिपोट्रोफिन, तीसरा आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। ये 3 हार्मोन्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं POMC के, ओके।
और इसके कुछ मॉड्यूलेटर्स होते हैं, न्यूरो मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं, ओके, करीब करीब 24 होते हैं। जैसे कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एंडोफिन्स और एनकीफेलिन्स। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जाम्स में आते हैं, इवन जो MBBS के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं एज ए सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और समटाइम्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। अब पहले इसके जो POMC का जो पहला हार्मोन है उसके बारे में हम समझते हैं। पहला हार्मोन है ACTH, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ओके। हैज यूजुअल गाइस, ऑफ कोर्स हम डायग्राम के थ्रू जाएंगे। हाइपोथैलेमस, वंस अगेन क्या काम होता है गाइस? ऑफ कोर्स रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी का क्या काम होता है गाइस? ऑफ कोर्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। ये एक्ट होता है जो उसके टारगेट ऑर्गन से होते हैं, टारगेट टिश्यू होता है, उस पर एक्ट होता है, और लेटर ऑन वो ब्लड प्लाज्मा में जाके अपना बायोकेमिकल फंक्शन प्रोड्यूस करता है, ओके। अब इसका देखते हैं क्या बायोकेमिकल फंक्शन प्रोड्यूस करता है, ओके। ये पहला काम इसका क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल को प्रोग्नेलोन में कन्वर्ट करता है इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओके। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीन्स एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ओके। तो कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, ओके। तो उस जगह पर ये इसका कन्वर्जन होता है कोलेस्ट्रॉल टू प्रोग्नेलोन, ओके। अब ये प्रोग्नेलोन क्या होता है? ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो बाकी के स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ओके, ये सब में हेल्प करेगा बनाने में। दूसरा आता है इसके जो RNA और प्रोटीन सिंथेसिस है, इसके जो प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ओके। अलॉन्ग विद इसका जो एड्रीनोकॉर्टिकल ग्रोथ है उसको भी प्रमोट कर देगा, ओके। उसके बाद आता है लिपोलाइसिस की लेवल को बढ़ा देगा, मीन्स लिपिड के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा, जिससे फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होंगे जो ब्लड में जाएंगे, ओके। और कीटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू होगा जिससे कीटोन बॉडी बने। अब डिस्कस करते हैं इसके ओवर प्रोडक्शन को, ओके। अगर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो जाए, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए, इसका लेवल इसका बहुत प्रोड्यूस करने लगे, ऑर्गन इस हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा? इससे कुशिंग सिंड्रोम होगा, ओके। ये कुशिंग सिंड्रोम इसलिए होगा क्योंकि ऑफकोर्स ACTH का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि उस ऑर्गन में ट्यूमर हुआ होगा, ओके। और ये कैरेक्टराइज कैसे करेगा? हाइपर पिगमेंटेशन के साथ, ओके। और अलॉन्ग विथ जो एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया है, और इसके कुछ सिम्टम्स है। जैसे पहला होता है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस डिक्रीज हो जाना, ओके। दूसरा होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ओके। और तीसरा होता है हाइपरटेंशन और एडिमा। चौथा होता है मसल एट्रोफी, ओके, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है तो मसल एट्रोफी होगा ही, ओके। अब आते हैं इसके लिपोट्रोफिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो बीटा लिपोट्रोफिन है, ओके। गाइस ये डिराइव्ड होता है POMC से, ओके। और इसमें गाइस ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो बीटा लिपोट्रोफिन है, ओके, ये किससे बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है गामा लिपोट्रोफिन से और बीटा एंडोर्फिन से, ओके। ये दोनों से ये बना होता है। लेटर ऑन ये जो गामा लिपोट्रोफिन है ये क्या बनाता है? बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं जो बीटा एंडोर्फिन है ये क्या बनाता है? गामा एंडोर्फिन। और गामा एंडोर्फिन लेटर ऑन बनाता है अल्फा एंडोर्फिन, और अल्फा एंडोर्फिन कन्वर्ट होता है एनकीफेलिन से, ओके। तो इस तरीके के इसके कुछ फंक्शंस हैं। और गाइस ये जो आप AAS देख सकते हैं ये अमीनो एसिड्स हैं, ओके। ये नंबर हैं जो ये अमीनो एसिड्स हैं, ओके। अब आते हैं जो बीटा लिपोट्रोफिन है ये सिर्फ पिट्यूटरी में पाया जाता है, बाकी कोई भी टिश्यू में नहीं पाया जाता, इसलिए ये रैपिडली डिग्रेड होता है, ये रैपिडली ब्रेकडाउन होता है, ओके। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये लिपोलाइसिस में रोल प्ले करेगा, लिपिड के ब्रेकडाउन में रोल प्ले करेगा, जिससे जो फैटी एसिड है उसका मोबिलाइजेशन बढ़ जाता है, ओके। वहीं ये एक तरीके का प्रिकर्सर की तरह रोल प्ले करेगा किसके फॉर्मेशन में? ऑफकोर्स बीटा एंडोर्फिन और एनकीफेलिन के फॉर्मेशन में ये एक प्रिकर्सर रोल प्ले करेगा, ओके। अब आते हैं एंडोर्फिन और एनकीफेलिन को समझते हैं, ओके। ये एक नेचुरल एनाल्जेसिक्स है जो पेन और इमोशन को कंट्रोल करता है, ओके। गाइस ये डायग्राम को मैंने पहले बता चुका हूँ, ओके। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो एंडोर्फिन है और ये एनकीफेलिन कैसे बनते हैं, ओके। इसके कन्वर्जन से बनते हैं, आप देख सकते हैं। आप एक बार अगर आप रिवाइंड करेंगे तो आप समझ सकेंगे तो कैसे मैंने फंक्शन इसके बारे में बताया पूरा। वहीं ये जो मिथियोनिन एनकीफेलिन है और ये जो ल्यूसिन एनकीफेलिन है, ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट पेंटापेप्टाइड्स हैं जो बीटा एंडोर्फिन के डेरिवेटिव हैं, ओके। हाँ, पेंटापेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 5 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। वहीं ये भी। अब इसके कुछ बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये पेन और जो इमोशन को कंट्रोल करते हैं, ओके। तो ये एक तरीके के हम बोल सकते हैं ये नेचुरल एनर्जेटिक तो है ही है, ये अलॉन्ग विथ ओपियोइड पेप्टाइड्स हैं, ओके। और अलॉन्ग विथ ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी हैं, पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर, ओके। और जैसे मैंने बताया था ये पेन परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं।
और ये पहले माना जाता है कि ये जो पेन रिलीफ होता है जो एक्यूपेंचर और प्लेसिबो से होता है, ये मीडिएट होता है थ्रू ओपियोइड पेप्टाइड से। ओके, तो ये उसके बायोकेमिकल फंक्शन रहे एंडोर्फिन और एनकेफेलिन के। अब आते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। ओके गाइज, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ओके, ये भी प्रिकर्सर है पीओएमसी मॉलिक्यूल के। और ये जो गामा होता है ये ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं जो अल्फा बीटा होता है ये एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनिमल्स में फंक्शनल होता है। ओके, और इसके अगर बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में समझें तो एनिमल्स में इसका रोल होता है मेलानोजेनेसिस का, मतलब होता है मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ओके, वहीं ह्यूमंस में इसका अभी तक कोई रोल प्रॉपरली पाया नहीं गया है। ओके गाइज, अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, इसमें 2 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एडीएच, और इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। गाइज, ये जो आप देख सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसमें जो ये 2 हार्मोन्स हैं ये स्टोर रहते हैं। एक्चुअली ये बनते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, बस स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ से वो रिलीज होते हैं। ओके, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, इसमें ऑक्सीटोसिन और एडीएच रिलीज होता है। ओके, ये ऑफकोर्स ये ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा यूट्राइन मसल पर और मेमोरी ग्लैंड्स पर, और लेटर ऑन मैं बताऊंगा आके क्या इस पर ये प्रभाव डालेंगे, क्या फंक्शन करेंगे। ओके, वहीं एडीएच किडनी पर क्या इसका रोल प्ले होगा। ओके, तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको बताऊंगा डिटेल में। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ओके, ऑक्सीटोसिन ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है। ओके, और ये रिलीज तभी होगा जब कोई स्टिमुलेशन मिलेगा। ओके, जैसे कि निपल स्टिमुलेशन, जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब बेबी जब निपल सक कर देता है। ओके, तो उस टाइम ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होता है। ओके, वहीं इसका स्टिमुलेशन दो जगह से मिलता है, वजाइनल और यूट्राइन डिस्टेंशन से। ओके, वजाइनल और जो वजाइना है या यूट्राइन मसल्स हैं उसके डिस्टेंशन से। ओके, ये हमें ऑक्सीटोसिन का जो स्टिमुलस है वो मिलता है। ओके, अब ये डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं इसके फंक्शंस को। हाइपोथैलेमस ऑफकोर्स रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ओके, मेन होता है सिंथेसिस का, जो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस ओके पिट्यूटरी पे होता है, ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ से वो निकलता है। जैसे यूट्रस में इसका रोल प्ले होगा, आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। ओके, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्पेशली इन प्रेगनेंसी के टाइम में, लेबर के टाइम में। वहीं जो इसका जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं, ओके, उस पर एक्ट होगा और वो मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले करेगा। अब इसके कुछ बायोकेमिकल फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया यूट्रस पर इसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, ऑफकोर्स यूट्रस पर जब ये एक्ट होगा तो ऑफकोर्स ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, जो लेबर में लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करेगा। दूसरा आता है मिल्क इजेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, मतलब कि जो मायो एपिथेलियल सेल है जो स्मूथ मसल सेल की तरह दिखते हैं ब्रेस्ट में। ओके, इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा जिससे मिल्क इजेक्शन होगा। वहीं इसका एक और रोल है कि ये ओवरीज में बनता है और ये एक तरीके का इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड। ओके, मतलब कि स्टेरॉयड के सिंथेसिस को रोक देता है। इसका फंक्शन मैं बता चुका हूँ। ऑफकोर्स इसका फंक्शन जैसे मैंने बताया था यूट्रस में ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। वहीं मायो एपिथेलियल सेल है, ओके, वो जो ब्रेस्ट में वो मिल्क इंजेक्शन का रोल प्ले करेगा। ओके, अब आते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। ओके, ये हार्मोन्स को वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ओके, इसको कंट्रोल करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में और बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ओके, और अगर कोई भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है ब्लड प्लाज्मा में, ओके, तो एडीएच रिलीज होता है। ओके, जैसे अभी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हाइपोथैलेमस है। ओके, ये ऑफकोर्स ये जो हाइपोथैलेमस एडीएच को बनाता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर और वहाँ से वो रिलीज होता है। अब ये वैसोप्रेसिन है V1 और V2 रिसेप्टर पर एक्ट होगा। V1 रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में और V2 रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है किडनी पर। ओके, तो ऑफकोर्स जब ब्लड वेसल पर ये एक्ट होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन में रोल प्ले करेगा। वहीं जो किडनी पर एक्ट होगा तो रीएब्सॉर्प्शन, मतलब कि जो किडनी में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें एक्ट होगा और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका रोल प्ले होता है। ओके, इस तरीके से ये काम करता है। ओके, अब बात करते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शन में। ओके, ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। ओके, ये किडनी पर स्टिमुलेट करेगा। ओके, जो किडनी का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उस पर एक्ट होगा और वाटर को रिटेन करेगा जिससे ब्लड जो प्रेशर है वो बढ़ जाएंगे। ओके, अगर एडीएच का लेवल एब्सेंट हो गया, ओके, तो ऑफकोर्स एडीएच का काम क्या होता है गाइज, ऑफकोर्स ये पानी को रीएब्जॉर्ब करेगा। ओके, बट एडीएच ही नहीं है तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, करीब करीब 20 लीटर प्रतिदिन। ओके, इसका यूरिन आउटपुट होगा।
और इनसफिशिएंट लेवल ऑफ एडीएच को हम एक और कैटेगरी में बोलते हैं जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ये बहुत आप फेमिलियर होंगे इस नाम से। और ऑफ कोर्स जब एडीएच कम होगा या इनसफिशिएंट होगा तो यूरिन एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। ओके, तो ये इसके कुछ बायोकेमिकल फंक्शंस हैं एडीएच के। ओके, सो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि मैंने इस वीडियो में एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया है। ओके गाइस, अगर इस हार्मोन्स में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। ओके, आगे आने वाले वीडियो में मैं बाकी के जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये जो मैंने सोर्स लिया है, जो मैंने ये कंटेंट उठाया है, ये मेनली मैंने सत्यनारायण जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है उससे मैंने ये कंटेंट लिया है। वो बुक बहुत अच्छी है गाइस, प्लीज़ आप उसको उससे पढ़िएगा। ओके, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत सिंपल दी हुई है और बहुत अच्छे वे में दी हुई है। ओके, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन। इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।